हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 7वां चैप्टर बे दिन भी क्या दिन थे। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कुंभी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। तो कुंभी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में ही छपी होगी। जो ये कहानी है वो भविष्य पर आधारित है और हम वर्तमान हैं, इसलिए जो किताब थी वो आज के समय में ही छपी होगी। आपका अगला प्रश्न है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी। तो रोहित ने क्या कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? तो जो आंसर है वो होगा कि हम यह नहीं मानते। कई बार ऐसा ही होता है कि कुछ पुस्तकें केवल एक बार पढ़कर बेकार हो जाती हैं, उन्हें रद्दी में देना पड़ता है। लेकिन उसमें कुछ ही किताबों के साथ ऐसा होता है। अधिकतर किताबें जो होती हैं वो एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली जाती हैं, तो वो बेकार नहीं होती हैं। उनके कारण कई लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी और जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। यदि ऐसा ना होता तो आज पुस्तकालय नहीं होते। तो जो पुस्तकें होती हैं उससे वो काफ़ी सारे व्यक्ति जो हैं वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों। तो कागज़ के पन्नों की किताब जो होती है जैसे कि आजकल चलती है, और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली जो किताब होती है, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे। तो हम कागज़ के पन्नों की जो किताब है उसको ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, कागज़ के पन्ने वाली किताब को हम कहीं भी सरलतापूर्वक उठा कर ले जा सकते हैं। जो टीवी होता है, कंप्यूटर होता है, उसको तो हर जगह नहीं ले जाया जा सकता। तो कागज़ के पन्नों वाली जो किताब होती है उसको तो हम अपने बैग में रख कर कहीं भी ले जा सकते हैं सरलतापूर्वक। इसके विपरीत टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली जो किताब है उसको उठा कर ले जाना कठिन होता है। यदि उठा कर ले जाने की सुविधा उपलब्ध भी है, फिर भी यह किताब की तुलना में काफ़ी अधिक इसमें वजन होगा, भारी होगी। दूसरा कारण यह है कि कागज़ के पन्ने वाली जो किताब होती है, तो कागज़ के पन्ने वाली किताब को कभी भी और कहीं भी पढ़ा जा सकता है, परंतु टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली जो किताब है उसको कहीं और नहीं पढ़ सकते। इसके लिए हर समय हमें बिजली की आवश्यकता होगी। यदि इसे चार्ज भी किया जा सके तो एक निश्चित टाइम होगा जब तक ये चार्ज रहेगा, उसके बाद अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो ये बंद हो जाएगी। लेकिन कागज़ के पन्ने वाली जो किताब है उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरा कारण है कि कागज़ के पन्ने वाली किताब में आने वाला खर्च है वो एक बार होगा, परंतु टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब पर जो खर्चा आएगा बिजली का वो हमें बार बार देना होगा। अगला कारण यह है कि कागज़ के पन्ने वाली किताब को आवश्यकता अनुसार पढ़ा जा सकेगा, परंतु बिजली के पर्दे पर चलने वाली जो किताब होगी उसको एक बार में ही पूरा पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, उसे दोबारा हमको चलाने के लिए दोबारा उसको आरंभ करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कागज़ के पन्ने वाली जो किताबें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, ज़्यादा सुविधाजनक होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। तो कागज़ से पहले जो छपाई होती थी, पहले क्या होता था, कागज़ पर नहीं छपाई होती थी बल्कि किस पे छापते थे, जो भोजपत्र होते हैं, छालों, लकड़ी और धातु से बने जो पात्र होते हैं उन पर छपाई होती थी। बाद में क्या हुआ, कागज़ पर छपाई होने लगी। आपका अगला प्रश्न है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से। दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं। तो हमें अध्यापक से पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा लगेगा, क्योंकि वे हमारी मुश्किलों का हल तुरंत ही विस्तारपूर्वक और अलग तरीके से बता सकते हैं। हम उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और जो मशीन है उससे यह ज्ञान मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। एक अध्यापक सभी विषय नहीं पढ़ा सकते। इसके विपरीत मशीन में क्या होता है, सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अध्यापक से पढ़ते समय हमें डांट खाने का जो डर है वो लगा रहता है, लेकिन मशीन से पढ़ते समय ऐसा डर नहीं रहेगा।
तो मशीन जो है वो हमारे नियंत्रण में होगी, हम मशीन के नियंत्रण में नहीं होंगे। तो मशीन हम पर कंट्रोल नहीं रखेगी, बल्कि हम मशीन पर कंट्रोल रख सकते हैं। तो अध्यापक से पढ़ते समय हमें उनके कहे के अनुसार ही कार्य करना होगा। लेकिन जो अध्यापक होते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, तो हमें अध्यापक से पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा लगेगा। आपका अगला प्रश्न है, बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम बे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। तो आपके जो बीते हुए दिन हैं, आपने जो दिन बिताए हैं, उनमें से कौन से दिन आपको सबसे अच्छे लगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये जो प्रश्न है वो आप अपने आप कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं या आपको जो भी दिन अच्छे लगे अपने जीवन में, वो यहाँ पर आप लिखकर अपने अनुभव जो है वो बता सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह जो है वो मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। तो बहुत साल बाद क्या होगा, काफ़ी आगे के टाइम की बात कही गई है यहाँ पर कि तब क्या होगा, हर काम के लिए मशीनें होंगी। तो पेन कैसा होगा, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो। तो आंसर होगा कि आज जो विज्ञान है उसने काफ़ी तरक्की कर ली है। तो आज विज्ञान की तरक्की से समाज में और हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। कुछ सालों बाद विज्ञान की तरक्की से हो सकता है कि जीवन में सुविधाएं और बढ़ जाएं, जैसे पेन। तो आने वाले समय में हो सकता है कि लिखने के लिए पेन को पकड़ने की आवश्यकता ना पड़े। जो पेन है वो अपने आप हमारी सोच के अनुसार लिखने लगे, या फिर हो सकता है कि पेन की ज़रूरत ही ना हो, सारे काम कंप्यूटर से ही टाइप करने से हो जाएं। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो टाइप करने से सारे काम कर देता है। फिर अगला है घड़ी। तो भविष्य में शायद घड़ियाँ समय बताने के साथ साथ मोबाइल का काम करें, इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों। तो जो घड़ी है उसमें क्या होगा, जो मोबाइल भी होगा और उसमें बहुत सी सुविधाएं होंगी। तो ये जो टाइम है वो आज का और आने वाले समय का जो टाइम है उसमें बताया गया है। तो काफ़ी हद तक जो ये समय है वो आ चुका है जो कि इसमें दिया गया है। आपका अगला है टेलीफोन, मोबाइल। टेलीफोन विज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। तो आज मोबाइल फ़ोन से हम सिर्फ एक दूसरे से बातें ही कर सकते हैं। आने वाले समय में शायद हम फ़ोन द्वारा कोई सामान है उसको भी हम किसी को भेज सकें, इतनी तरक्की कर ले मोबाइल। आगे है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न आने वाले समय में कंप्यूटर, मोबाइल, घर की सुरक्षा प्रणाली आदि का भी काम करने लगेंगे। तो आने वाले समय में घर घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग होगा शायद। तो घर के सारे बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं वो सौर ऊर्जा से कार्य करें। तो ये जो समय है वो काफ़ी हद तक आ चुका है। आजकल क्या होता है, जो सौर ऊर्जा है उससे ही घर के जो बिजली के उपकरण हैं वो चलते हैं। लाइट है जो वो उत्पन्न की जा सकती है। आपका अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका क्या दाम है। तो आलू और दाल, लड्डू, चावल, शक्कर, दूध, 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी, आज इनका क्या दाम है। तो वस्तु है आलू। तो आलू आज है 10 रुपये प्रति किलो। 1 किलो जो आलू है वो 10 रुपये का, और 20 साल पहले 1 किलो जो आलू थे वो 2 रुपये के 1 किलो मिल जाते थे। लड्डू आजकल 150 रुपये किलो। तो लड्डू था वो 20 साल पहले 50 रुपये किलो मिल जाता था। शक्कर जो कि आज है 40 रुपये किलो। तो 20 साल पहले जो शक्कर थी वो 4-5 रुपये किलो मिल जाती थी। जो दालें हैं वो आज हैं 100-125 रुपये प्रति किलो, लेकिन 20 साल पहले यही जो दालें होती थी वो 14-15 इस तरह से मिल जाती थी, 14-15 रुपये किलो। और जो चावल आज है 50-60 रुपये किलो, वो आज से 20 साल पहले हमें 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता था। जो दूध है आज जो है 50 रुपये 55 रुपये का आता है 1 लीटर, लेकिन 20 साल पहले यही जो दूध था वो
10 रुपए का 1 लीटर हमको मिल जाता था। तो काफ़ी महंगाई हो गई है अब। और फिर अगला प्रश्न है आपका, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो जो कंप्यूटर है व्यक्तिगत रूप में हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं और सार्वजनिक रूप से उसका क्या इस्तेमाल होता है। व्यक्तिगत रूप से हम उसका इस्तेमाल करते हैं फ़िल्म देखने के लिए। हम उस पर फ़िल्म देख सकते हैं, नई नई खबरें हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं, किसी विषय पर हम उस पर खोज कर सकते हैं, तो किसी विषय को हम उसमें खोज सकते हैं। और सार्वजनिक रूप से हम उसमें चित्र बना सकते हैं, व्यापार का हिसाब किताब रख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। कोई भी जानकारी होती है उसको देने के लिए और लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। तो हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। तो जो कुछ हम सोचते हैं या महसूस करते हैं उसको दूसरों तक पहुंचाने के भी कई अलग अलग तरीके होते हैं। तो बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, तो उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो यहाँ पर जो साधन दिए गए हैं, तो कुछ साधन तो ऐसे हैं जिनसे हम जानकारी खाली ले सकते हैं, लेकिन कुछ साधन ऐसे हैं जिनसे हम जानकारी ले भी सकते हैं और अपनी जो बात है वो कह भी सकते हैं। तो आपको इसका वर्गीकरण करना है, तो ऐसी चीज़ें अलग करनी है। जो एक तरफ़ा है उनको अलग करना है, जो दो तरफ़ा है मतलब जिनसे हम जानकारी ले सकते हैं और अपनी जानकारी दे भी सकते हैं, तो उनको अलग करना है। तो जिन चीज़ों के ज़रिए एक तरफ़ा संप्रेषण होता है, मतलब जिन चीज़ों के द्वारा हम केवल जानकारी ले सकते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते, उनके आगे आर का निशान लगाना है। और दो तरफ़ा जिनसे संवाद हो सकता है उन चीज़ों के आगे इस तरह का आपको निशान लगाना है। तो जानकारी है वो हम ले सकते हैं खाली, तो ये है रेडियो, विज्ञापन, कोई भी नोटिस है, टीवी, फैक्स, इंटरनेट और इश्तहार जो विज्ञापन होते हैं, और चित्र वगैरह। और जो भावनाएं हैं हम दे भी सकते हैं और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर सकते हैं, और दूसरों की भावनाओं को जो उन्होंने कही है बातें वो हम ले भी सकते हैं। तो ये हैं अभिनय, नाटक वगैरह, नृत्य के हाव भाव, संकेत की भाषा, संदेश, फ़ोन, मोबाइल, ये सारी जो चीज़ें हैं, तार। तो ये क्या है, जो भावनाएं हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं उनके द्वारा हम अपनी बात कह भी सकते हैं और दूसरों की बात सुन भी सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डायरी लिखना एक निजी काम या शौक़ है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसी ही कोई डायरी खोजकर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। तो आपको कोई ऐसी डायरी खोजनी है जिसमें कुछ बातें लिखी हों किसी के बारे में। ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न, अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। तो आपको अपनी एक डायरी बनानी है, आपकी जो दिनचर्या है, आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं वो उसमें लिखने हैं। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। फिर है, डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे। तो डायरी में हम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहेंगे, हमारे जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, प्रधानाचार्य हैं, स्कूल में जो अनुशासन है, वहाँ पर जो हमारे मित्र बने हैं, सहपाठी हैं, उनके बारे में लिखना चाहेंगे। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदल जाएगा। तो फिल्में हैं, गांव के हालात हैं, तुम्हारी परिचित किसी नदी में क्या हालात होंगे, कैसी होगी नदी, स्कूल में 50 साल बाद क्या परिवर्तन आएंगे। तो फिल्मों में क्या परिवर्तन आएंगे, तो फिल्में बनाना 50 साल बाद काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसी हमारी सोच होगी, सोच के अनुरूप फिल्में बनाई जा सकेंगी और अत्याधुनिक इसमें यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। मनचाहे दृश्यों को इसमें फिल्माया जा सकेगा। तो क्या पता है इसमें जो कलाकार हैं उनको काम ही ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके स्थान पर कंप्यूटर की सहायता ली जाएगी। और गाँव की क्या हालात होंगे, गाँव कैसे होंगे 50 साल बाद। तो गाँव भी शहरों की तुलना में आधुनिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी अत्याधुनिक
संचार के माध्यम है वो पहुंच जाएंगे। हर गांव का अपना बड़ा विद्यालय होगा तो गांव में विद्यालय खुल जाएंगे, संचार व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। हर गांव शिक्षित होगा। खेती करने के लिए वहाँ पर क्या होगा, अति आधुनिक साधन उपलब्ध हो जाएंगे। और कोई नदी है उसमें 50 साल बाद क्या होगा, तो नदी में गंदगी का विशाल ढेर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। जिस तरह नदियाँ गंदी हो रही हैं उससे तो लगता है यही है कि 50 साल बाद जो नदियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो वहाँ पर हो सकता है इतनी अधिक जनसंख्या है कि वहाँ पर भी लोगों के मकान बन जाएं, गगनचुंबी जो इमारतें हैं वो बन जाएं, आकाश को छूती हुई जो इमारतें हैं वो बन जाएं। और स्कूल में क्या होगा 50 साल बाद, तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड या चॉक नहीं होंगे, उनके स्थान पर बड़े बड़े पर्दे लगे होंगे जिसके माध्यम से समझाया जाएगा। स्कूलों की जो यूनिफॉर्म होती है, वर्दी होती है, शायद वो ना रहे, बच्चे जो चाहें वो पहन सकते हैं। और जो इमारतें हैं वो ना हो और बच्चों को प्रकृति के मध्य पढ़ाया जाए। आपका अगला क्वेश्चन है कि असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है कि ऐसा लिखने का कारण है कि कहानी बेशक भविष्य की हो परंतु इसमें वर्तमान समय दिखाया गया है। तो वहाँ के बच्चे आज के समय के बारे में बात कर रहे हैं जो बीत गया है, इसलिए इसमें बीते समय को दर्शाने वाले क्रिया शब्द थे का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। तो जब मुझे डर लगा था, मैं जब छोटा था, उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटा था। बारिश का समय था, आकाश में काले बादल छाए हुए थे तो मैं बाहर खेल रहा था। तो बादलों में गड़गड़ाहट हो रही थी, बादल बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहे थे। अचानक उसी समय एक क्या हुआ, भयंकर गर्जना ने मेरा दिल दहला दिया। उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत डर गया, डर के मारे मैं कांप रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। माँ ने भी वह आवाज़ सुनी, वह मुझे देखने घर से निकल आई। मेरी हालत देखकर जो माँ थी काफ़ी घबरा गई और माँ मुझे जल्दी से घर के अंदर ले गई। तो माँ ने बताया कि बारिश के दिनों में अक्सर जो बिजली होती है वो गिर जाती है। तो उस दिन के बाद क्या हुआ, मैं कभी बारिश में घर से बाहर नहीं निकला। तो इस दिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। आपका अगला प्रश्न है, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। तो मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं सदैव बड़ों का कहना मानता हूँ, सबका आदर करता हूँ या करती हूँ। मैं सदैव यह प्रयास करता हूँ कि मैं सबकी सहायता करूँ, किसी को मुझसे कष्ट ना हो। समय पर मैं पढ़ता हूँ और अपने मित्रों की सहायता करता हूँ। मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, मैं किसी की बात का जल्दी से बुरा मान जाता हूँ, मैं कम खाता हूँ, बहुत अधिक बोलता हूँ। मुझे पढ़ना और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। खाने में दाल चावल और मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। दूध मैं रोज़ पीना पसंद करता हूँ, मुझे जिद करना पसंद नहीं है। तो मुझे क्या क्या पसंद है, मुझे पढ़ना, क्रिकेट खेलना पसंद है, अधिक बोलना अच्छा लगता है, मैं बहुत बोलता हूँ। और मुझे दाल चावल खाना पसंद है और मैं रोज़ दूध पीना पसंद करता हूँ। और पसंद क्या नहीं है, मुझे जिद करना पसंद नहीं है और मैं किसी की बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाता हूँ। ये मेरे अंदर कमियाँ हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है, वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। तो मेरी जो नानी हैं वो कहाँ रहती हैं, मेरी नानी देहरादून में रहती हैं। मैं आने वाली छुट्टियों में नानी के पास जाऊंगा या जाऊंगी। मेरी नानी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मुझे वो क्या करेंगी, घुमाने ले जाएंगी। तो वो कहती हैं कि जब तुम यहाँ आओगे तो वो क्या मेरे साथ खेलेंगी, मुझे कहानियाँ सुनाएंगी, मुझे घुमाने ले जाएंगी। और देहरादून बहुत सुंदर जगह है,
तो मुझे वो दून की जो घाटियाँ हैं वो दिखाएंगी और मैं उनको देखकर सुंदर चित्र बनाऊंगा, कविताएं लिखूंगा या लिखूंगी। तो मैं कहाँ जाऊंगा? देहरादून जाऊंगा अपनी नानी के पास। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।